दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव और चुनाव आयोग इस तरह से फंस गया है कि उसे समझ नहीं आ रहा। ठीक छठे चरण के चुनाव से पहले, मतगणना से पहले वो क्या करे? रास्ता चारों तरफ से फंस गया है। अब यहाँ पर स्थितियां ये आ गई हैं कि ये जो इस वक्त चुनाव आयोग फंसा है वो किस वजह से। सुप्रीम कोर्ट 24 तारीख को इस मामले पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट जब सुनवाई करेगा तो उन्होंने एक ऐसा सवाल चुनाव आयोग के सामने रख दिया है जिसका जवाब वो कैसे देगा, देखना ये दिलचस्प भी होगा और लोकतंत्र के लिए जरूरी भी होगा कि किस तरह से लोकतंत्र की साख बचाई जाए। यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं कि चुनाव आयोग जो कि हमेशा से वक्त से अपना डाटा रिलीज करता था, इस बार वो देरी क्यों कर रहा है? आधुनिक इस दुनिया में चुनाव आयोग कई कदम पीछे कैसे चला गया है? सवाल ये उठ रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के सामने कौन सी दलील लेकर पहुंचेंगे ये वकील और कौन सी दलील चुनाव आयोग लेकर पहुंचेगा? क्योंकि आपको याद दिला दूं कि चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट कई बार चुनाव आयोग को फटकार लगा चुका है। चुनाव आयुक्त के अपॉइंटमेंट को लेकर भी कई तरह के सवाल उठ चुके हैं, जिसमें प्रधानमंत्री का तो बहुत अहम रोल है, लेकिन अब सीजीआई का रोल उसमें से कम हो चुका है। ये सारी तस्वीर भी सवाल खड़े करती है कि चुनाव आयोग की नियुक्ति जो होती है, वो तमाम आयुक्तों की नियुक्ति जो होती है वो इस तरह से की जाती है जिसमें अलग अलग खास लोग जो है देश के वो शामिल होते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की सीजीआई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। लेकिन अब उनकी यहाँ पर मौजूदगी नहीं होना और इस तरह के सवाल फाइनली आकर के सुप्रीम कोर्ट के कटघरे में कर लेना, फिर आप ये समझिए कि अब बहुत कुछ ऐसा है जो कि 24 तारीख को घट सकता है और अगर वो घटा तो 25 तारीख की वोटिंग पर उसका क्या असर पड़ेगा ये सोचना होगा। 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं, अब सिर्फ 2 चरण के चुनाव बचे हैं। हमारे साथ इस वक्त 4 टीवी के मैनेजिंग एडिटर जुड़ रहे हैं, वाहिद नसीम जी। उन्हीं से समझेंगे क्योंकि जब हम आपके साथ में ये पूरा मुद्दा चर्चा कर रहे थे तो आप अच्छे से जानते हैं कि ये जिस वक्त खबर आई और उसके बाद उसके किस तरह के असर हो सकते हैं। लगातार चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि कैसे अब चुनाव आयोग से इतना बड़ा सवाल ठीक चुनाव के चरम भी नहीं कहूंगी, अब तो मैं ढलान की तरफ कहूंगी, 2 आखिरी के चरण बचे हैं। इसमें क्या कुछ बदलेगा और क्या कुछ बचेगा, ये सोचने वाली बात है। वाहिद जी, क्या होगा फिर अब? देखिए मेरे ख़्याल से ये मामला बहुत लेट हो चुका है। जब पहले चरण के इलेक्शन हुए थे, उसी वक़्त मेरे ख़्याल से इंटरवीन करना चाहिए था। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये बात जानते हैं कि जस्टिस खन्ना की जो कार्यशैली है वो कैसी रही है या किस तरह से चीज़ों को पक्ष-विपक्ष में जो चर्चा का विषय रहा है, कुछ खबरें भी बनी हैं, कुछ इशारे भी किए गए हैं। अगर कोई भी इस तरह का मामला सामने आता है तो वो भी एक ऐसा कि सिर्फ़ ये 2 फरीक का मामला नहीं, ये 2 पार्टी का मामला नहीं, ये पूरे देश का और उस सबसे महान कहे जाने वाली डेमोक्रेसी का मामला है, उस लोकतंत्र का मामला है, जिस पर हम नाज़ करते हैं। प्रधानमंत्री जी दुनिया में जाकर बोलते हैं कि हम दुनिया के महानतम जो है, सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में आज भी स्थापित हैं और चलते रहेंगे। मगर चुनाव आयोग की जो 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 सिचुएशन है, वो क्या है? देखिए, अगर हम बात करें, तो चुनाव तो नॉर्थ कोरिया में भी होते हैं, चुनाव रशिया में भी होते हैं, चुनाव चाइना में भी होते हैं। और माफ़ करना, अब आगे आप देखेंगे कि चुनाव अफ़गानिस्तान में भी होंगे। यहाँ अगर हम बात करते हैं, एक शैली होती है, जहाँ लोआ-जिरगा होती है, जिसे तालिबान लागू करेंगे। वो एक ही गिने-चुने एक लोग होंगे, उनमें से किसी को चुनना होगा, वो दे दिए जाएँगे, तो आप उसको उसको लोआ-जिरगा और लाइक पॉलिट ब्यूरो जैसे कम्युनिस्ट निज़ाम में होती है। तो चाइना के अंदर जब इलेक्शन होते हैं, तो उनकी एक ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग में लोगों को भेजा जाता है, पॉलिटिशियन बनने से पहले उनकी ट्रेनिंग कराई जाती है, फिर वो पॉलिट ब्यूरो में शामिल किए जाते हैं। फिर एक प्रमोशन टाइप का एक सिस्टम होता है जिसमें वो फिर प्रेज़िडेंट बनाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि इसमें जनता कहीं इन्वॉल्व नहीं होती, इसीलिए जो लाक लोकतांत्रिक या पश्चिमी जगत जिसकी हम दुहाई देते हैं या हम सबसे पुरानी जो डेमोक्रेसी है अमेरिका, अगर हम उसकी दुहाई देते हैं, तो यहाँ ये मसला होता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ-साथ में जो ह्यूमन फ्रीडम होती है कि हम किसको चुनें, किसको ना चुनें, वो सिचुएशन जो है वो गायब हो जाती है।
अगर हम ये देखें कि आप विपक्षी पार्टियों को खत्म ही कर दें, कोई सामने खड़ा होने वाला ही ना हो, इसी को डिक्टेटरशिप कहते हैं। तो बेसिकली तो मुझे लगता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये बात बिल्कुल वाज़ेह पूछनी चाहिए कि भई पहले चरण के चुनाव गुज़र जाते हैं, आप डाटा ही रिलीज़ नहीं करते, फिर दूसरे चरण के भी गुज़र जाते हैं, तब उसके बाद आप और जो है थोड़ा वक्त दबाव नहीं, बनाने 11 दिन, पहले चरण की 11 दिन के बाद आप डाटा रिलीज कर रहे हैं और और दूसरे वो चरण की डाटा 4 दिन बाद। सर एक बड़ा सवाल ये है कि जब दोनों पहले और दूसरे चरण का डाटा रिलीज किया गया तो ये हुँ, दोनों ही एक बार में किया गया। अगर देरी हाँ, होने की कोई टेक्निकल वजह है तो दूसरे चरण की भी उतनी ही देरी से टेक्निकल वजह होनी चाहिए थी। पहले ये ब चरण और वो दूसरे चरण का एक साथ कैसे हुआ फिर? विनीता जी बहुत स्पष्ट है कि यहाँ जो लोग पीठासीन अधिकारी रहे हैं या वो तमाम सोशल मीडिया पे वो लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं और एक पूर्व जो है चुनाव आयुक्त ने भी इस बात को वाज़ेह किया है कि जैसे ही इलेक्शन वोटिंग की क्लोजिंग होती है जो आपका डिस्ट्रिक्ट या तहसील हेडक्वार्टर्स होता है, वहाँ पर डाटा पहुँचना शुरू हो जाता है और जब तक ये डाटा नहीं पहुँच जाता तब तक कोई भी पीठासीन अधिकारी अपने घर नहीं जा सकता। तो ये डाटा प्रोवाइड करके ही जाता है और यहाँ स तमाम लोग ये कह रहे हैं कि उसी रात हर हाल में डाटा को प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो अगर डाटा प्रोवाइड कर दिया जाता है और चुनाव आयुक्त जो है उस डाटा को रिलीज़ नहीं करना चाहता, तो इसके पीछे आप ये कहें कि आपके जो पोस्टल वोट हैं, वो पोस्टल वोट जो है आपको काउंटिंग करने में देरी लग रही है। देखिए, पोस्टल वोट तो एक बहुत बड़े बेईमानी का कारण भी हो सकते हैं। पोस्टल वोट के दुहाई दे रहे हैं, तो हमें तो साफ-साफ इसमें एक बेईमाना नज़र आता है। भई पोस्टल वोट को आप काउंटिंग करेंगे ना, डिजिटल तो आपने एंट्री मँगा ली, आप फिजिकल नहीं मँगाते हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आपको फिजिकल को पोस्ट करता है, वो अलग बात है। आपने उनको कंप्यूटर प्रोवाइड किए हैं, कैमरा प्रोवाइड किए हैं और वो उसी शाम रात तक आपको डाटा एंट्री के तौर पर डिजिटली आपके पास डाटा पहुँचा दिया जाता है। किसको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं आप? किसको झूठ बोलने किसको क्या? पूरे देश को आप ऐसा कर रहे हैं ना। सीधी बात है, पूरे देश को जो है आप चीन बनाना चाहते हैं, पूरे देश को आप नॉर्थ कोरिया बनाना चाहते हैं। चुनाव आयोग तो ये काम कर रहा है। ये इसमें मैं सर सीधी बात है सर भई चुनाव सवाल है इसमें। सर एक सवाल है, अगर मान लीजिए 24 तारीख को सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई जब करेगा, चुनाव आयोग के जवाब से वो खुश नहीं हुआ, चुनाव आयोग के वकीलों को पहले की तरह अगर फटकार लग भी गई, तो क्या कितनी पॉसिबिलिटी, क्या चीज मुमकिन हो पाएगी? 25 को मतगणना है, सॉरी वहां पे मतदान है 25 को। 25 को मतदान है। देखिए, मैं ये एक बात ये समझता हूँ कि कोर्ट के इतने सारे पिटीशन डालने के बाद, इतने सारे लोग खड़े हो जाने के बाद, पूरे देश के खड़े हो जाने के बाद, चुनाव आयुक्त की ड्यूटी है कि वो विपक्ष को भी संतुष्ट करे और जो सत्ताधारी है, उनको भी संतुष्ट करे। क्योंकि इस वक़्त जब चुनाव इलेक्शन चल रहे होते हैं विनीता जी, तो ये पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल में होता है चुनाव आयुक्त के। उस वक़्त जो है उसको स्टेट गवर्नमेंट भी एग्ज़ीक्यूट नहीं करती है। चुनाव आयुक्त किसी का तबादला कर सकता है, किसी का नहीं कर सकता है, किसी अधिकारी को कहीं लगा सकता है या नहीं लगा सकता है। पूरी तरह से एक तरह पूरा पावर सेंटर जो है वो मतलब चुनाव आयुक्त के पास मतदान पर इसका पूरा असर नहीं आएगा, हो सकता है उसकी निगरानी की बात की जाए। ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि देश के इस लोकतंत्र में पहले तो कभी हुआ भी नहीं है, लेकिन अगर ऐसी देखिए म इमरजेंसी में सुप्रीम कोर्ट को कोई बड़ा फैसला लेना पड़ा तो मतलब हम इस पे सिर्फ एक कयास लगा सकते हैं। मुझे लगता है कि तो नहीं कह ये सकते। मुमकिन नहीं होगा। देखिए विनीता जी, अगर सुप्रीम कोर्ट को भी चीफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी कोई बड़ा फैसला लेना होता, तो ये क्या चल रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये बात जानते हैं। सीजेआई ये बात अच्छे से जानते हैं कि ये हो क्या रहा है। इसमें इसमें कोई दो राय नहीं ना, भई आपको जो फ़ॉर्म 17 सी होता है, असल में वो होता है जनता को ये जानने का सिर्फ़ जो है कैंडिडेट को नहीं, जनता को ये जानने का अधिकार है कि कहाँ पर कितने मत पड़े हैं, किसने उसमें जेंडर क्या था, उसमें कितना प्रतिशत था और वो पूरा का पूरा जो है वो पब्लिक के लिए चस्पा तक किया जा सकता है। उसको पूरा का पूरा पब्लिक की नॉलेज के लिए जो है, वो पूरा का पूरा एक राइट टू पब्लिक है कि वो जानने का जी। है। अगर चुनाव आयुक्त इसको सीधे-सीधे इसको छुपा रहा है, इसको नहीं दिखा रहा है, पब्लिक को नहीं बताना चाहता है, ये सारी की सारी धांधली आज ही से क्यों ना मानूँ मैं? जब सिद्धार्थ बोल रहा हूँ, मेरे पे क्या कार्रवाई करोगे? मैं कानून के हिसाब से बोल रहा हूँ, लिख कर बताएँ। अगर आप नहीं बता रहे हैं, तो मैं कहूँगा आप धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं और आप जो है कानून का वायलेशन कर रहे हैं। जी, जी। सर मेरा एक और सवाल था क्योंकि सीजीआई चंद्रचूड़ लगातार जब से वो इस पद पर आए हैं कई फैसले से हुए हैं
इस पद पर रहते हुए, इससे पहले भी, जिन्होंने उनकी इमेज को एक अलग लेवल पर ले जाकर के खड़ा कर दिया है। और नवंबर में वो उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है सीजीआई का। और उनके नवंबर के कार्यकाल से भी पहले ये बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं, एक ऐसा मौका है उनके सामने जिसमें वाकई में लोकतंत्र को बचाने की बात बहुत निष्पक्षता के साथ वो अलग तरह की तस्वीर यहाँ पर पेश कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि सीजीआई चंद्रचूड़ इसको उस गंभीरता से ले रहे हैं और उसी तरह से लास्ट मोमेंट के कोई बड़े फैसले से लोग अचंभित हो जाएंगे? मैं देश को आश्वस्त भी करना चाहूँगा, देश को मैं पूरी तरह से ये कहने की कोशिश करूँगा कि देश को सीजेआई पर यकीन रखना चाहिए। मगर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इससे पहले भी इसी तरह का एक वाक़या गुज़रा था और वो जो वाक़या गुज़रा था उसमें हमने देखा था कि गोगोई साहब ने बड़ी सख्ती दिखाई थी और बहुत कुछ उम्मीदें देश की बँधा दी थी और उसके बाद फैसला जो है वो कानून के हिसाब को छोड़कर धर्म के आधार पर, भावनाओं के आधार पर फैसला देकर पूरा का पूरा गेम चेंज कर दिया था। अगर सीजीआई ये चाहते हैं कि उसको रोकें, आप नॉर्थ कोरिया बनने से रोकें इस देश को। आप इस देश को जो है चाइना बनने से रोकें। आप डेमोक्रेटिक कंट्री है, इस देश को हम मुझे अधिकार है कि मुझे फॉर्म 17 सी के आधार पर मेरा वोट कितना था, कितने परसेंट था, कितना गया। आप मुझे तुरंत बताएँ। अगर आप नहीं बता रहे क्योंकि वो इसी कानून के तहत वो पेपर जो है पब्लिक को दिया जाता है, वो एजेंट्स को दिया जाता है। आप देश की जनता को बताएँ। अगर नहीं बता रहे हैं तो पोस्टल वोट कहाँ से आए, कितने आए और उन्हें आपने कैमरे के सामने गिना और वो कैसे लाए गए और उसके बाद कितनी सीटों पर मैनिपुलेशन हो गया, इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? सीजेआई ऑफ इंडिया को ये बात समझनी चाहिए तुरंत तौर पर कि ये मामला बहुत गंभीर है कि आप लास्ट मोमेंट पर जब चुनाव की गिनती हो रही होगी, उस वक़्त आप जो है बताएँगे कि टोटल वोट कितने पड़े, तो ये बिल्कुल फेयर मैं नहीं मानता हूँ और बहुत कड़ा फैसला है, लेंगे कि नहीं ये बात मेरे ख्याल से ये तो आने वाला वक़्त ही बता सकता है कि इस हम च च चंद्रचूड़ साहब इस पे कोई कड़ा फैसला ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। आप चुनाव तो दोबारा करा नहीं सकते, मगर अभी तक 5 चरण गुज़र चुके हैं, बहुत कुछ हो चुका है, बहुत पानी सर के ऊपर से बह चुका है, मात्र 2 चरण बाकी हैं। अगर इसमें भी कुछ बचाया जा सकता है, तो मेरे ख्याल से बचाया जा सकता है। और हमारे साथ अब शीतल सर भी जुड़ गए हैं। सर, एक बहुत बड़ा सवाल सामने आके खड़ा हो रहा है कि 24 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसे मामले की सुनवाई है जो कि हो सकता है कि लोकतंत्र को बचाने की एक आखिरी अपील और मौका भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पर कुछ बड़ा बदल सकता है। बड़ी बात तो ये कि प्रशांत भूषण लगातार हार ही नहीं मान रहे हैं, वो लगे हुए हैं एक बड़ी जद्दोजहद के साथ में इस लोकतंत्र को लेकर के बचाने को। वहीं पर एक बड़ा सवाल ये है कि अगर ऐसा कुछ होता है जो लोगों को, यही मेरा सवाल अभी वाहिद जी से मैंने किया था पहले, जो लोगों को हैरान कर दे और एक ऐसा फैसला जैसे सरकार ने जब नोटबंदी की तो लोगों को हैरान कर दिया था अलग ही तरह से, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट हैरान कर दे, क्या उम्मीद है सर इस बात को लेकर? हाँ, ये एडीआर की पिटीशन है और जिस पे सुनवाई होनी है, प्रशांत भूषण जी उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो ऐसे मामलों को करते ही हैं, हम लोग जानते हैं। इस सुनवाई में ये पता चलेगा कि अभी इलेक्शन कमीशन इस बारे में कहता क्या है कि उसने इतनी देर क्यों लगाई आंकड़े जारी करने में और ये आधे-अधूरे आंकड़े क्यों हैं, सिर्फ परसेंटेज के आंकड़े क्यों हैं, जो इनकी गिनती होती है वो क्यों नहीं सामने है। फिर वो तो जहाँ-जहाँ होते हैं उसका मतलब अलग-अलग उनको खानों में बाँट के भी बताया जाता है। इस बार ऐसा क्या हुआ कि इस तरह का परिवर्तन करना पड़ा और इसकी कोई सूचना राजनीतिक दलों को या उनके अपने वेबसाइट पर क्यों नहीं है? ये सवाल है। अब इस सवाल पर जो सुनवाई होगी तो उनका पक्ष आएगा तो पता लगेगा कि क्या है। उसके बाद ही इसमें कुछ कहा जा सकता है। अभी शंका की जा सकती है, शंका हो रही है। देश में वैसे ही जैसा सीएसडीएस के अध्ययन में आया था कि ये तो चुनाव से पहले 91% से ज़्यादा लोग इस समय चुनाव आयोग की कार्यवाहियों पर अविश्वास करते हैं। ये फ़ीसद और बढ़ा है और रोज़ बढ़ रहा है। ईवीएम वगैरह पर कई मुकदमे पहले आए, बाद में आए, बीच में भी आए, चुनाव शुरू होने के पहले भी आए। वो सारी शंकाएँ हैं, बार-बार उनकी स्क्रूटनी कोर्ट में होती है। लेकिन कोर्ट कोई बहुत टेक्निकल बॉडी नहीं है, एक मॉरल बॉडी है। वो कोशिश कर रही है कि चीज़ें ठीक चलें, लेकिन अब सरकार के पास बहुत सारे मतलब सामर्थ्य होती है। दूसरे हमारे देश में संविधान में अलग-अलग सबको वो दी हुई है, कानून बनाने का हक सरकार के पास है। सुप्रीम कोर्ट के एक पिछले ऑर्डर को डिस्टॉर्ट करके सरकार ने 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सुनवाई से 1 दिन पहले कर ली थी। उसके पहले वाले जो चुनाव आयुक्त हैं, जो इस समय सीजेआई हैं इस देश के,
उनकी भी नियुक्ति कुछ इसी तरह से हुई थी। एक सीजीआई की एक कमिश्नर की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुका है कि वो नियुक्ति का तरीका गलत था। ये और बात है कि बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अलग हुए। तो कुल मिला-जुला के ये जो बॉडी है, जो स्वायत्त है, लेकिन लोगों में अविश्वास पैदा कर रही है, विश्वास जनरेट करती हुई नहीं मिल रही है, इसलिए बार-बार इसकी स्क्रूटनी कोर्ट में जा रही है। अब देखते हैं कि 24 मैं तारीख को जी, मैं पूछें आप। शीतल जी से जी एक सवाल करना चाहता हूँ। जनाब, जी। जी जी प्लीज। देखिए एक कॉमन माफ़ करना विनीता जी। देखिए एक बड़ा कॉमन बहस आपने मीडिया में देखी होगी कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। यही एक डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है ना जहाँ पर हम बाकायदा एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाते हैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ की, इलेक्शन कमीशंस की और बहुत ऐसी सीट्स होती हैं जब इंडिपेंडेंट उनको अधिकार दे देते हैं ताकि वो जनता के प्रति जवाबदेह रहें और उन पर किसी का डंडा या ऑर्डर ना चले। और ऐसी सूरत में अगर इलेक्शन कमीशन इस देश की जनता में जो फॉर्म 17 सी है, जिसमें सिर्फ राइट टू इंफॉर्मेशन पब्लिक का ही वो अधिकार है कि उसके ज़रिए आप उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। और अगर इलेक्शन कमीशन जिसे इस काम के लिए इंडिपेंडेंट किया गया है, वो इस देश की जनता को धक्का बता के मना कर दे कि जाओ हमारी मर्ज़ी हम नहीं आपको बताएँगे। तो इसको आप कौन-सी डेमोक्रेसी कहेंगे या फिर इस सीट की ज़रूरत को आप कितना महत्व देंगे? नहीं, नहीं, निश्चित तौर पर जो आप कह रहे हैं ये उन शिकायतों में से एक बड़ी शिकायत है कि जो चुनाव आयोग है, स्वायत्त होने के साथ जो उसकी ज़िम्मेदारी है संविधान से उसको संरक्षा भी प्राप्त है और ज़िम्मेदारी का भी उसके ऊपर भाव है। वो ज़िम्मेदारी निभाता नहीं अगला लग रहा सवाल, है इसीलिए लोग उस पे शक अगली कर एक रहे और हैं, राय इसीलिए आपसे जी, जी, जी। इसीलिए अगली एक लोग और राय आपसे बार-बार लेना चाहता हूँ। जी। जी, जी। बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप रिस्पेक्टेड हैं। मैं एक बात जानना चाहता हूँ। भारत में लोकतंत्र की दुहाई देते हुए हमारे प्रधानमंत्री दुनिया में वर्ड पॉइंट टू बी नोटेड दुनिया में भारतीयों को इकट्ठा करके बड़े-बड़े स्टेज लगाते हैं और वो स्टेज लगाकर वहाँ कहते हैं हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम लोकतंत्र का सम्मान करते हैं। तो ये जो रवैया है इस देश के साथ कि चुनाव तो इसी प्रकार इलेक्शन कमीशन अपनी मर्ज़ी चलाता है और जिसे चाहे जिताता और हराता है। ये नॉर्थ कोरिया में भी होता है इलेक्शन तो चाइना में भी होता है, फिर दुनिया उनको डिक्टेटरशिप क्यों कहती है? फिर आप अगर जो है इल्ज़ाम लगाते हैं पुतिन पर कि वो आपके यहाँ इलेक्शन होते हैं मगर सामने विपक्ष में कोई होता ही नहीं है। तो आप इसको डिक्टेटरशिप से पूरी दुनिया तुलना करती है, फिर जी आप ये बताएँ कि फिर ये डिक्टेटरशिप हुई कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया जिसे प्रधानमंत्री जो है, वो जो कहते हैं बिल्कुल उसके उल्टा ही करते हैं या कोई काम सच भी कर लेते हैं? ठीक है नहीं, नहीं, अभी वाइस आप मैं सर आप इसका जवाब दें उसके साथ एक इम्पोर्टेंट अभी एक सिचुएशन ये भी जुड़ रही है कि आपको याद है इलेक्टोरल बॉर्ड में पिछले वक्त में जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कहा था कि आप ये जानकारी जो है सामने होनी चाहिए सारी और आपको याद होगा कि किस तरह से उसमें टाइम बाय किया गया था इसी तरह से टाइम बाय अगर यहाँ हो गया तो सिर्फ 2 ही चरण के चुनाव बचे हैं अब और उसके बाद क्या होगा अब उसके साथ अब वाइट सर का डिक्टेटरशिप वाला भी जवाब जो है और इसके ये 2 इम्पोर्टेंट चीजें हैं सर। देखिए अभी अपने देश को नॉर्थ कोरिया से या रूस से तुलना करना तो ठीक नहीं है। उसकी तरफ जाता हुआ कहना ठीक है। लेकिन हाँ, नहीं मैंने मैंने उससे कहा तुलना करना थोड़ा-सा ज़्यादा इस सिस्टम के साथ थोड़ी ज्यादती हो जाएगी। अभी आपके देश जी, में जी, मैं 12-13 2 कदम सरकारें पीछे आ जाता हूँ, आप चलिए आगे। अभी 12-13 सरकारें इस देश में राज्यों की इनको हरा के, चुनाव जीत हुँ, के काम कर रही हैं। ठीक है, हुँ, उनके काम में भी बहुत सारी अड़चन गवर्नर डालते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट डालती है, फंड्स एलोकेशन से लेके बहुत सारे मुद्दे हैं जो कोर्ट में आते हैं, तब डिसाइड होते हैं। लेकिन अभी अभी हमारे यहाँ कोर्ट है, अभी हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशंस हैं, अभी हमारे यहाँ विपक्षी दल हैं, अभी हमारे यहाँ विपक्षी राज्य सरकारें हैं। इसलिए एकदम से सब चीज़ खराब हो गई हो, ये कहना ठीक नहीं होगा। खराब हो रही है, ये कहना ठीक है और इस पर उँगली रखना और उसको ठीक कराने की कोशिश करना, ये हमारा नागरिक कर्तव्य है और वो कर्तव्य करते हुए हमारे बहुत सारे नागरिक संगठन और इंडिविजुअल्स भी हमें मिल रहे हैं। अभी इसके बावजूद कि प्रेस पे काफ़ी तरह से आप उसको कहिए कि उसको खरीद लेने, उसको तोड़ लेने, उसको गुलाम बना लेने, उसको बर्बाद कर देने का काम किया गया है। लेकिन इसके बावजूद आप न्यूज़ नशा पे बात कर ही रहे हैं। जो बात करना चाह रहे हैं, वो बात हम कर रहे हैं। रूस में ये बात नहीं कर सकते, रूस में थोड़ा बहुत कर भी सकते हैं, उत्तर कोरिया में तो सवाल ही नहीं है। सोच नहीं सकते, करना तो छोड़ दीजिए। तो वो जी। बहुत अब अंतर है उसमें और उसके नहीं साथ तो इसकी तुलना जि ठीक नहीं है। जि अब जिस वो तरफ हम विनीता जा रहे हैं वो अंतर कितने दिन दूर है?
नहीं, जिस दिन जिस बहुत ठीक दूर है, है, ऐसा हमारे ये देश में तो इंदिरा ठीक है, गांधी के सॉरी हो ज़माने गई में सर। अभी इन इम्पोर्टेंट चीज जो है ये इस वक्त ही 24 तारीख की सुनवाई है, बहुत इम्पोर्टेंट है जी, और जी, लोग जी। अभी ये उम्मीद 24 की भी बढ़ सुनवाई रहा है। 24 की सुनवाई बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देश को बड़ी शंका हो गई है कि 1.5 करोड़ से ज़्यादा ये जो वोट जोड़ दिए गए हैं, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 28,000 26,000 के आसपास हैं, ये सही है या इसमें कोई घपला है? इसलिए इस सुनवाई का बहुत महत्व है। और चूँकि जैसा विनीता कह रही हैं, ठीक ही कह रही हैं कि कोर्ट का जो सिस्टम होता है, जो प्रोसीजर होता है, मान लीजिए उस दिन सुनवाई के दिन वकील साहब जो सरकार की ओर से हैं या चुनाव आयोग की ओर से हैं, उनकी कोई निजी समस्या हो गई या जजेस की भी समस्याएं होती रहती हैं, फिर एक डेट पड़ गई, तब तक चुनाव हो गया। लेकिन अब ये सब लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारे लिए ये समस्याएं हैं। यहाँ फैसले में देर लगती है, बिल्कुल लगती है। देखिए ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला है, इतने दिन के बाद उसमें फैसला आया और ठीक चुनाव के दौरान आया। लेकिन अब ये हुँ। हमारी अपनी इसके बावजूद अब लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे पास इतनी ही है, जैसी है, देखिए, उसमें ही हम मैं एक बेहतर सवाल करने का क्रॉस भी प्रयास उठा लूँ? स सिंह साहब, मैं शीतल साहब एक सवाल क्रॉस उठा रहा हूँ, अब मैं विपक्ष पे सवाल उठा रहा हूँ। क्योंकि मैं वो पहला व्यक्ति था जिस दिन ये 2 दिन लेट हुआ था कि डाटा अपलोड नहीं किया गया था, तो मैंने फॉर्म 17 सी का और बाकायदा प्रोग्राम भी किया था, शायद विनीता के साथ भी किया था और एक बहुत बड़ा आर्टिकल भी इस पे लिखा था। और उसमें मैं अवेयर करके चेतावनी दी थी बाकायदा कि आप अब तमाम विपक्षी पार्टियों का हक है कि वो उठें और अपने एजेंट्स को कहें कि फॉर्म 17 सी को कलेक्ट करके हेडक्वार्टर भेजें और ये सब लोग अपनी-अपनी वेबसाइट पर जो जहाँ पीठासीन अधिकारी के साइन हुआ डॉक्यूमेंट है, उसको चस्पा करें और उसका डाटा डिक्लेयर कर दें, ताकि इलेक्शन कमीशन को आप मजबूर करके बताएँ कि वो धांधली करने के लायक ना बचे। अब ये मैं विपक्ष पार्टी को कटघरे में खड़ा क्यों ना करूँ? मैं तो यही तो कहता हूँ कि भई आप हम किसी के पक्ष तो किसी के भी नहीं है। अगर विपक्ष कोई गलती कर रहा है, जबकि मैंने विनीता जी और शायद दर्शकों को भी याद होगा, मैंने कम से कम 4 एपिसोड इस पर किए कि आप वो सी कलेक्ट करिए और अपनी-अपनी वेबसाइट पर उसको आप अपलोड करिए। फिर इनकी धांधली की गुंजाइश रह जाएगी सिर्फ़ पोस्टल वोटिंग में। अगर पोस्टल वोटिंग में रह जाएगी तो कोर्ट को इसे निपटने में आसानी होगी। तो मैं ये समझता हूँ शीतल जी आप ये बताइए कि ये विपक्षी पार्टियाँ क्या सचमुच चुनाव जीतना भी चाहती हैं कि नहीं? क्या ये ज वाक़ई जो है मोदी जी को इससे वापस सत्ता लेना चाहती हैं या गिफ्ट करना चाहती हैं? इसमें एक सवाल और जोड़ना चाहता हूँ जो बहुत ही खतरनाक है, जो आज मुझे नहीं जोड़ना चाहिए, इसको भी आप जवाब दे दीजिएगा। जो मैं आपसे देखिए ये ऑफलाइन जो तो बात सही की है थी कि कि विपक्षी पार्टियां भी अपना काम ठीक से कर रही होती तो हम लोगों को ये सब असंतोष इस तरह से क्यों जाहिर करना पड़ता। सारा जी, खेल जो होता है वो वक्त का होता है। जी, लास्ट जी, और संक्षिप्त में सर आपसे शीतल सर जी। कि वक्त कम है तो कितनी उम्मीद रखी जाए, मतलब हमें बहुत प्रैक्टिकल लोगों को बताना पड़ेगा संक्षिप्त में सर। नहीं, नहीं, अभी सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ भी होती हैं, आदत होती है लोगों की, बहुत सारे लोग आदतन डेमोक्रेटिक स्वभाव के नहीं होते, ब्यूरोक्रेसी से वहाँ भेजे जाते हैं। हमारा जो संवैधानिक हमारे जैसे नागरिक दायित्व में कमी है, जैसे विपक्ष का भी इन्होंने हवाला दिया, विपक्ष भी कहाँ अपनी सारी ज़िम्मेदारियाँ निभाता है या विपक्ष की जहाँ राज्य सरकारें हैं, वही कहाँ सब चीज़ें ठीक करती हुई मिलती हैं। ये सारी बीमारियाँ जो इस समय हम केंद्र में देख रहे हैं, ये सभी दलों में हमें अलग-अलग तरीके से अलग-अलग जगहों पे मिलती हैं। तो ये तो हमारे पूरे राजनीतिक स्पेक्ट्रम की प्रॉब्लम है, हमारे नागरिक स्पेक्ट्रम की प्रॉब्लम है। अभी ये लोकतंत्र की जो शिक्षा हमारे आज़ादी के बाद जो लीडरशिप थी हमारे पास, उसने देने की कोशिश की थी। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि सब एक उम्र एक चीज़ होती है, सबकी उम्र थी, धीरे-धीरे वो लोग निकल गए, दूसरी पीढ़ी आ गई, जो पीढ़ी आई उसने गलतियाँ करना शुरू की और वो गलतियाँ 77 में आपातकाल में बदली, जब हम लोग स्टूडेंट्स थे। उसके बाद अब दूसरी गलती होते हुए हम देख रहे हैं जिससे खतरा महसूस हो रहा है। तो इस लोकतंत्र में सब कुछ अच्छा होते हुए भी ये सब कमियां रहीं। अब इन कमियों को दुरुस्त करने का काम नागरिकों को ही करना, लोकतंत्र में और कोई दुनिया में आके नहीं करता। ये व्यवस्था हमारी बनाई हुई है, इस व्यवस्था को ठीक रखना हमारी जिम्मेदारी है और शायद वही जिम्मेदारी जी, निभा रहे हैं हम आप इस कार्यक्रम और इस तरह के तमाम कार्यक्रमों के जरिए बिल्कुल। या कोर्ट्स में पिटिशनर बन के या एडवोकेट बन के या पत्रकार बन के, यही काम है हमारा। जी, जी सर, और यही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सब अपने हिस्से का भी काम पूरा कर लेंगे, तो शायद बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत-बहुत जी, शुक्रिया सर। आपने जिस अहम तथ्य पर जानकारी बढ़ाने का काम किया है क्योंकि
24 तारीख बहुत अहमियत रखती है। 25 तारीख को दिल्ली में भी चुनाव है और उससे पहले एक दिन पहले, कुछ घंटे पहले कहा जा सकता है कि दिल्ली में ही सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामले पर सुनवाई होगी तो क्या घटेगा, क्या होगा, उस पर सबकी नजर रहने वाली है। मिसाल कहीं भी दी जा सकती है और चमत्कार कहीं कभी भी हो सकते हैं। अगर देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए 24 तारीख वाकई में अहमियत रखती है और उस दिन ऐसा कुछ होता है तो वाकई में कहा जा सकता है कि हमारे देश का संविधान हमेशा से ही इन तमाम चारों स्तंभों के साथ में इतना जरूर मेक श्योर कर देता है कि इसकी खूबसूरती को कभी भी कम नहीं किया जा सकता है लोकतंत्र की। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।